हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स। सोना चांदी को लेकर बहुत सी खबरें आप तक पहुंचती रही होंगी। कोई ये कह रहा है कि गोल्ड 6,600 क्रॉस करेगा, कोई कह रहा है $8,000 तक जा सकता है, कोई ये भी कह रहा है कि $10,000 तक हो सकता है। इन सब के बीच में आप अपनी रणनीति कैसे बनाएं, आप खुद कैसे समझें कि गोल्ड और सिल्वर में एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए, फोमो का शिकार आप ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, सारी बातें आपको पता चलेंगी। क्योंकि मेरे साथ पॉडकास्ट में आज हैं इन्वेस्टिंग माइंड्स के फाउंडर उत्पल चौधरी सर। बिना देर किए पार्ट 2 आपको मैं दिखाती हूं, लेकिन उसके पहले ये रिक्वेस्ट भी कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक करना है, पॉडकास्ट को कुछ कहना है आप कमेंट कह सकते हैं, बेल आइकन प्रेस किए बिना आगे मत बढ़ना ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और चलिए दिखाती हूं आपको पार्ट 2 उत्पल चौधरी सर के साथ। इसके पहले मैंने पॉडकास्ट में आपसे पूछा था कि सिल्वर का तो ये इतिहास रहा है कि वो कितना भी टूट सकता है। हमने सिल्वर को 70% तक टूटते देखा है और तब आपने यही कहा था कि अब ये समय नहीं है कि सिल्वर उतना ज़्यादा टूट जाए। हालांकि मेरे हिसाब से तो 45% भी अगर टूट गया है, 70 वाला नहीं भी है, तो उतने में भी लोगों को हार्ट अटैक आ गया है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या वो वॉलेटिलिटी का दौर अब ख़त्म हो चुका है? क्या हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि अब चांदी बढ़ेगी तो धीमे धीमे, चांदी घटेगी तो धीमे धीमे, एकदम से ना मार्केट क्रैश हो जाएगा और ना रातों रात चांदी वापस 4 लाख बढ़ जाएगी? वो ख़त्म है दौर? बिल्कुल ऐसा है कि उसमें जो आप चांदी को अगर देखिए तो $100 रखिए, 100 के ऊपर जो गया था वो फोमो लाइन था, है ना। जो 21 गया वो गया, तो आप 100 से देखिए कि जो गिरा है 75, तो इसको आप 25% मांगिए। अगर आप उधर मानते हैं तो 45% के आसपास हो गया, फिर तो आप इसको 25% मांगिए। चूँकि ये जो 100 के ऊपर भागा था ये फोमो लाइन वाला था, ये जो स्पार्क होता है, स्पार्क करके आपको गिराया गया। तो ये चीज़ जो है 30% की गिरावट जो है कोई भी बुल रन में नॉर्मल होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आपको इसमें गोल्ड का हम देना चाहेंगे एग्जांपल कि 1971 में जो गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ और गोल्ड की कीमत बड़ी तेज़ भागने लगी, डॉलर बहुत कमज़ोर हो गया, तो $35 प्रति आउंस था गोल्ड, और वो बढ़कर चला गया $835, $835 प्रति आउंस पे चला गया। 2400% की बढ़ोतरी हुई। तो जब उस 2400% की बढ़ोतरी में 9 साल का जब स्टडी कर रहे थे तो उसमें देखा कि 5 बार जो है वो 10% से ज़्यादा नीचे गिरा था, और एक बार 5 बार में एक बार जो है वो 19% गिरा था। तो सोचिए कि जब 2400% भाग रहा था गोल्ड, उस समय भी 19% गिरा था। तो ये बुल रन में होता रहता है। लेकिन एक बात तो ये है कि इस समय जो सिल्वर है वो 75 को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, बीच में 75 से नीचे चला गया था, आज ही चला गया था, फिर वापस बाउंस बैक किया है। तो 75 को अगर सपोर्ट बना लेता है तो वो एक मजबूती देखी जाएगी उसमें। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि अभी चाइना का बाज़ार बंद है, चाइना के इस बाज़ार से जो फिजिकल डिमांड हो रहा था वो चीज़ अभी नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि बंद है तो वो होगा ही नहीं। तो 75 को अगर ये निकाल लेता है इस हफ्ते में, चाइना का मार्केट जब तक बंद है, तो ये बहुत बड़ा, इसको हम पॉजिटिव वे में देखेंगे सिल्वर में। पॉजिटिव मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि 125 हो जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव वे में आएगा। और दूसरा एक बड़ा सपोर्ट लाइन जो है वो 70 और 71 है। तो ये इस रेंज पे अगर झूलता है और ऊपर जाता है तो $85 जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस वहाँ पे दिखेगा, और 85 के ऊपर $91 जो है वो एक दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस दिखेगा। उसके बाद से सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें होंगी। गोल्ड का भी फिर लगे हाथ बता दीजिए। गोल्ड देखिए, गोल्ड बहुत मजबूत है। गोल्ड इसलिए मजबूत है कि गोल्ड जो है 3 कारण है उसके साथ। एक तो है कि अमेरिका का इकॉनमी जो सुधरने का दिख नहीं रहा है कंडीशन, अब उसमें सारा चीज़ दामोदार जो है फेड चिप पे है, नए चिप फेड चिप पे जो आएंगे, जो 16 मई से उनको ज्वाइन करना, 15 मई तक पावेल है, जो भी आए 16 मई को आएंगे। अब वो पॉलिसी पे किस तरीके से चेंज करते हैं तो वो चीज़ें हैं। अब गोल्ड में जो चीज़ें देखी जा रही है, गोल्ड जिस तरीके से भागा है, तो 1980 में जब गोल्ड भाग गया था तो वहाँ वॉल्कर को लाया गया था फेड चिप बनाकर, और उसके बाद से गोल्ड जो है वहाँ से गिरकर 835 से गिरकर $250 पे चला गया था, मतलब 1/3 रह गया था गोल्ड। तो वॉल्कर साहब जो 20% ब्याज दर को लेकर गए थे, 21%, और पूरे कार्यकाल में उनका एवरेज जो है वो 10% से ऊपर रहा था। तो वॉल्कर साहब, और उसमें बड़ी दिक्कत हुई थी अमेरिका को, तमाम चीज़ों को, उसके बाद से उसने इकॉनमी को सुधार दिया था, डॉलर को सुधार दिया था। ऐसा कोई कदम इस समय नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है
क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसी है कि आप उसको 1% पे लेकर आइए इंटरेस्ट रेट को, जो अभी 3.75% के आसपास है, तो उसको लेकर आपका आइए 1% के आसपास। और यहाँ तो बढ़ाने की बात है, ये तब होगा कि 20% 25% आप लेकर चले जाए, जो असंभव है। और दूसरी बात की उसको जो है, एक होगा कि इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो बॉन्ड यील्ड्स भागेगा, बॉन्ड यील्ड्स को कंट्रोल करने के लिए अगर आप नोट छापेंगे तो इन्फ्लेशन भागेगा। तो इन तीनों को खिचड़ी को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा फेड चीफ के पास, और ये सारे इकोनॉमिस्ट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है जिस इस चीज़ से ये गुजर रहा है। और दूसरा बात है कि उसको सपोर्ट करने के लिए जो टैरिफ है, टैरिफ का जो ये देखा गया, जो आउटकम देखा गया, उसमें एक जो है जर्मनी की एक कंपनी ने सर्वे किया, तो उसने पाया कि 96% जो टैक्स है वो जनता दे रही है, 4% जो है अदर कंट्री को पड़ रहा है। तो यानी जो टैरिफ जो आपने लगाया है वो जनता पे ही बोझ पड़ रहा है। तो आप इस तरीके से देखिए तो पूरी तरीके से फंसा हुआ है। अब इसको निकाल लेगा तभी ठीक होगा, और निकालने में एक दिन में कोई नहीं निकल सकता ये चीज़, ये पॉलिसी होगा, इसमें साल 2 साल लग जाते हैं। तो गोल्ड जो है वो मजबूत बना रहेगा इसमें, नंबर 1। दूसरी बात कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसका छोटा सा रोल होगा गोल्ड में, वो ट्रिगर करने के लिए होगा कि बेचो खरीदो बेचो, उस टाइप से होगा। तो ओवरऑल गोल्ड पॉजिटिव है, मजबूत है। मजबूत का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि $10,000 हो जाएगा, भाई यही डर लगता है मेरे को ये सब। मजबूत मतलब कि इकॉनमी का चाल 15% 20% का होता है। हाँ। और जो JP मॉर्गन की तरफ से भी जो दिया गया है वो 6,300 दिया गया है, तो 25% के आसपास बढ़ोतरी बताया उसने। और जेफरीज ने 6,600 का दिया, तो वो बताया। कुछ लोगों ने कम का भी दिया, 5400 का भी दिया, गोल्डमैन ने 5400 का भी दिया है। तो सबको मान के चलिएगा। तो जब इसका सब ने जब दिया है, तो जब उसका हम एवरेज आउट निकाल रहे थे तो 5,950 आ रहा था। तो मतलब 6,000 के आसपास का दिख रहा था। अगर जो फेड चीफ जो नए आएंगे और वो जैसा हमने बोला ऐसा ही वो अगर रहा तो फिर वो चीज़ संभव है। अगर उसने कुछ क्रांतिकारी कर दिया, कुछ बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन कर दिया, हाँ। तो वो दूसरा चीज़ है। दूसरा क्या हो सकता है, एक इसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न होगा कि डॉलर का वैल्यू गिरा दे बहुत तेज, डॉलर को सस्ता कर दे, तो फिर एक पॉजिटिव चीज़ आ जाएगा, फिर वो गोल्ड पे दबाव पड़ जाएगा। क्योंकि डॉलर को जैसे ही आप करेंगे उसका इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट है और तमाम चीज़ें वो सस्ता हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 38.5 ट्रिलियन डॉलर का है, 100% में है, उस 100% का भाव हम गिरा के 60% कर दें। नहीं, पर ये इतना आसान है करना? हाँ, कर सकते हैं ना। तो आप ये जो है अगर कर दिया तो 38.5 ट्रिलियन डॉलर का औकात कितना हो गया, 60%। हाँ। तो 20,000 का हो गया, 20 ट्रिलियन डॉलर का हो गया। तो आपने गिरा दिया अपने इसको करके, और उसमें क्या हो जाएगा कि फिर जो बाकी चीज़ें हैं जो है, ये चीज़ अगर कर ले तो बहुत बड़ा स्टेप होगा। नहीं, पर असर तो पूरे विश्व पे होगा फिर। हाँ, असर होगा, लेकिन उससे क्या हो सकता है, ये एक कदम है। क्योंकि जब इसमें देखिए, जब 1991 में अपना इकॉनमी फंस गया था पूरी तरीके से, हम कंगाल हो गए थे, गोल्ड जाकर गिरवी रखे थे, तमाम चीज़ रखे थे। तो मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव जी, हालांकि वर्ल्ड बैंक और IMF के दबाव पे हुआ था ये, उन्होंने कहा कि अपने नोट को डिवैल्यू करो। तो डिवैल्यू किया गया, 21% शायद किया गया था, भूल रहे हम आंकड़ा, 2 फेज में। तो खट 2 बार किया गया। तो 2 बार किया तो इकॉनमी वहाँ से रिवाइव कर गया, इकॉनमी वहाँ से बढ़ गई। तो वो एक सोल्यूशन है कि वो डिवैल्यू करे, नंबर 1। एक दूसरा हो गया। दूसरा, अगर डिवैल्यू करने के साथ साथ तो उसमें गोल्ड पे दबाव पड़ेगा। और अगर दूसरा चीज़ अगर कर लिया कि वो फेड वाला जो बैलेंस शीट है उसका 6.6 ट्रिलियन डॉलर का है, और उसका जो सपोर्ट है गोल्ड जो है उसका 0.17% का है, चूँकि उसकी गोल्ड की कीमत रखी गई है $42.22 पे आका गया है। तो उस कीमत को अगर बढ़ा दिया जाएगा, तो जो अगर 5,000 पे ले आया जाएगा या 8,000 पे ले आया जाएगा, तो गोल्ड में अगर 5,000 पे लिया, 5,000 पे तो ऑलरेडी है, अगर उसको 6,000 पे लेकर चला गया, तो क्या होगा कि गोल्ड, फिर दुनिया का गोल्ड जो है अपने आप को एडजस्ट करते हुए उस जगह पे चला जाएगा। तो ये 2 सिचुएशन पड़े हुए हैं 26 में। अब इसमें से तय होगा ट्रम्प किस तरह की पॉलिसी लेता है वो। तीसरा एक आ रहा है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन को जो है डॉलर से सपोर्ट करेगा, फैक्टर हो गया जैसे स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन के लिए जो बात कही जा रही है कि जो है डॉलर से या गोल्ड से सपोर्ट होकर स्टेबल कॉइन लाया जाएगा, जो है वो एक तीसरा फैक्टर है। अब वो कितना कामयाब होगा इसमें हम नहीं कह सकते, लेकिन तेथर को जिम्मेदारी दी गई है, और तेथर जो है 140 मैट्रिक टन जो है वो गोल्ड खरीद लिया है, और उसको जो है
वो स्विट्जरलैंड के जो न्यूक्लियर बंकर थे उसमें रखा गया है। तो ये सब तमाम चीज़ है। तो इकॉनमी बहुत कसमकस से गुजर रहा है, उसके बीच में रस्सी तान है, गोल्ड जिधर रस्सी मजबूत गोल्ड उधर जाएगा। तो इसलिए जो सिचुएशन है वो दोनों साइड में गोल्ड के जाने का चांसेस बना हुआ है, लेकिन लंबे समय में सब कुछ मजबूत रहता है तो गोल्ड भी मजबूत रहेगा। और जो इकॉनमी का टाइटनेस है उसमें मेरे को लग रहा है कि गोल्ड ही जीतेगा। ट्रंप हारता हुआ दिख रहा है मेरे को इस वक्त। अब ट्रंप बहुत ही ज़बरदस्त जीनियस आदमी निकल जाए, सुपर जीनियस निकल जाए तो वो अलग बात है। हालांकि ट्रंप को कुछ करना नहीं है, वहाँ एक से एक इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, एक से एक बैठे हुए हैं। हार्वर्ड वहीं है, वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस वहीं है। पर ट्रंप अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं है ना, हंटर तो उनका ही चलता है ना ना ना, ना कोई अगर आईना दिखाने की कोशिश करे भी ये पॉलिसी तो जो उसके पॉलिसी मेकर हैं वो चलाते हैं। हाँ। जो ट्रंप का जो हेड जो उसका जो सहयोगी है, एडवाइजर नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, जिससे एलन मस्क का झगड़ा है, वो हार्वर्ड का है। तो जिसको लेकर वो जो बोल रहे थे कि हार्वर्ड के चक्कर में पड़ा हुआ है वो, तो वो सब आइडिया देता है। ट्रंप को क्या आइडिया है? ट्रंप को ये सब चीज़ तमाम थोड़ा समझ में आता है। हम तो ऐसे ही समझते हैं कि ट्रंप अफलातूनी निर्णय लेते हैं और कभी भी कुछ भी रातों रात वो बोल सकते हैं, सुबह उठते हैं तो उनका मूड बदल जाता है। अच्छा, दुनिया का कितना भी बड़े से बड़ा नेता हो सर, वो अपनी इमेज की तो कम से कम परवाह करता ही है ना। जितने मीम्स बनते हैं ट्रंप को लेके और जितने फटाफट वो कभी कुछ सैंक्शन कर देते हैं, कभी किसी तरह का वॉर छेड़ देते हैं, तो उनको अपनी इमेज की भी बहुत खास चिंता है नहीं, मुझे लगता है। नहीं, वो जो कर रहा है ना ट्रंप, एक तरीके से देखिए वो अपने देश को निकालने की कोशिश कर रहा है, हाथ पांव मार रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से फंसा हुआ है, बुरी तरीके से फंस गया है। और उसके साथ जो सबसे बड़ा जो चैलेंज हो गया है कि उसको नंबर 1 ना खो दे वो पोजीशन, क्योंकि चीन जिस तरीके से बढ़ रहा है। अच्छा, ये कोई 1 साल 2 साल का नहीं देखते, ये लोग जो है 10-10 साल 20-20 साल आगे का चीज़ देखते हैं। तो 10 साल 20 साल आगे के बाद क्या सिचुएशन होगा, वो सब चीज़ें मैटर करता है। इसलिए जो ट्रंप जो कर रहा है वो कोशिश कर रहा है, हम तो उसको ये कहेंगे कि वो पुरजोर कोशिश कर। उसको लोग पागल बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी कहाँ से पैसा बच सकता है, क्या बच सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो तमाम चीज़ को करने की कोशिश कर रहा है। टैरिफ में जो भी चीज़ें हैं वो लगाने की कोशिश कर रहा है, भैया पैसा जो भी अपने सामान को भेजने के लिए कि सस्ता जाए, तमाम चीज़, ये कोशिश तो कर ही रहा है वो। मैं पहली बार देख रही हूँ कि ट्रम्प की कोई इतनी तारीफ करे और इतना फेवर में दिखाई दे। बहरहाल सोना क्यों मजबूत है, इसे लेके मुझे लगता है आपको भरपूर पॉइंट्स भी मिल चुके हैं, उसके पीछे का तर्क भी आपको मिल चुका है। और ये जो डिटेल वर्जन आपको मिला है कि सोने में निवेश करना क्यों सही है, सर बोल नहीं रहे निवेश करने के लिए, लेकिन उसके पीछे के जो तर्क आपको मिले हैं उसको लेके अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा, एक चीज़ और कहें कि गोल्ड में इस समय जो दिख रहा है 5100 जो है एक बड़ा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस हो गया है। अगर उसको क्रॉस करता तो फिर गोल्ड जो है दूसरे टेरिटरी में चला जाता है, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है वो दूसरी टेरिटरी में चला मतलब जाता है और कम गिरता जाएगा। नहीं, और अगले रेंज पे चला जाता वो। फिर 5100 से 5400 वाले रेंज पे चला जाता। अभी $5100 प्रति आउंस को तोड़ नहीं पा रहा है, तो उसमें एक दबाव प्रेशर देखा गया। जो प्रेशर जो देखा गया तो 4860 एक सपोर्ट लाइन था, तो आज जो घुमा है वो 4860 के आसपास से घुमा है ऊपर जो गया है। और उसके नीचे अगर जाएंगे तो एक और लेयर था 4700 समथिंग था, और उसके नीचे 4550 है, वो एक बड़ा सपोर्ट लाइन है। और उसको भी अगर तोड़ देता है तो फिर नीचे जो है 4230 वो एक बड़ा मेजर सपोर्ट लाइन है। तो गोल्ड का सफ़रनामा अगर जाएगा तो 5100 को अगर क्रॉस किया तो फिर दूसरे जो है इसमें चला जाएगा, जो है सरफेस में चला जाएगा 5100 से लेकर 5400 वाले में। अगर नहीं जा पाया तो फिर इस वाले रेंज पे भी हिचकोले खाएगा। और दूसरी बात ये देखा गया कि गोल्ड जो भागा है वो 25% जो भागा है वो 175 डेज में भागा, दूसरा 25% भागा वो 180 डेज में भागा, तीसरा 25% जो भागा वो 100 डेज में भागा। और ये जो अभी से जो दे रहे हैं मॉर्गन 6300, ये जो चौथा 25% होगा इसके लिए 300 दिन है। तो 300 दिन में अचानक से नहीं भागेगा, तो इसमें क्या होगा कि ये हिचकोले चलेंगे, जो है गोल्ड में ज़बरदस्त हिचकोले चलता रहेगा। और फिर जब जो फेड चीप आ जाएंगे 16 मई को नया ज्वाइन जब कर लेंगे, उसके बाद से गोल्ड अपना रूप दिखाएगा, असली रूप, तभी कहा जा सकता है कि गोल्ड किस तरीके से रहेगा। लेकिन गोल्ड तमाम चीज़ों के बावजूद गोल्ड मजबूत है। हम जब गोल्ड की चर्चा कर रहे हैं तो हमने बहुत थोड़ा सा पार्ट चाइना को दिया और बाकी पूरी चर्चा डॉलर
और अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रही है, तो क्या मैं ये मानूं कि सोने का दाम क्या होगा ये पहले भी अमेरिका उसकी नीतियां डॉलर तय कर रहे थे, आज भी अमेरिका उसकी नीतियां डॉलर और ट्रम्प का मूड तय कर रहा है। अमेरिका जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या बना रहा है वर्ल्ड में वो तय कर रहा है। न पहले की स्थिति कुछ बदली थी, ना आज की स्थिति कुछ बदली है। क्या हमें किसी भी दूसरे देश के ऊपर चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है जब हम सोने का जिक्र कर रहे हैं? तो बिल्कुल, गोल्ड जो है अमेरिका के इर्द गिर्द है। गोल्ड पूरी तरीके से अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रहा है। रेयर अर्थ मटेरियल जो है चाइना के इर्द गिर्द घूम रहा है। सिल्वर हर जगह घूम रहा है। तो अब इसमें यह है कि गोल्ड जो है वो अमेरिका के पॉलिसी पे, चाइना के पॉलिसी से गोल्ड को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये तमाम चीज़ों के बावजूद कि उसके पास कितना गोल्ड है, जो अलग अलग आंकड़े आते हैं, इतना है उतना है, कोई ऑफिशियल फिगर तो है नहीं। हाँ। एक अंदाज़ा कहा जा रहा है कि कोई 10,000 बोल रहा है, कोई 30,000 बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, लेकिन जो उसके पास है वो 2,300 मैट्रिक टन के आसपास है और अमेरिका के पास 8,130 मैट्रिक टन है। अमेरिका के पास भी बोला जाता है कि गोल्ड है नहीं, ख़त्म हो गया है, ये भी बेच दिया है, जो भी बातें हैं, लेकिन है कागज़ में तो यही है ना। कागज़ में उसके पास ये है, कागज़ में इसके पास ये है, और जो है और इकॉनमी से लिंक्ड है पूरी तरीके से। डॉलर से है, डॉलर 57% पे रूल करता है। हाँ। जितना स्विफ्ट है उसमें डॉलर है। तो और गोल्ड और डॉलर का रिश्ता है। जो फॉरेक्स रिजर्व जो है अलग अलग कंट्रियों के पास, उसके पास या तो जो है डॉलर है या गोल्ड है। हाँ। तो वो गोल्ड तो अमेरिका से ही रूल होगा। अभी चाइना को टाइम लगेगा। चाइना कोशिश कर रहा है, चाइना पुरजोर कोशिश कर रहा है कि गोल्ड पे वो आए, और उसके लिए वो जो है अपनी पॉलिसी ला रहा है। जो वॉल्ट खोल रहा है, वो दुबई में खोल रहा है, हांगकांग में खोल रहा है, उसमें कोशिश कर रहा है वो, लेकिन अभी दूर है, अभी दिल्ली दूर है वहाँ। आपने कहा कि गोल्ड अमेरिका, रेयर अर्थ चाइना और सिल्वर पूरे वर्ल्ड में इधर उधर घूम रहा है, लेकिन लास्ट टाइम आपने ये बताया था कि कैसे चाइना सिल्वर अब बाहर ना जाए उसको प्रतिबंधित भी कर देता है, अपनी कंपनीज पर रोक भी लगा देता है। रिफाइनरी सबसे ज़्यादा क्योंकि चाइना के ही पास है, तो वर्ल्ड का पूरा सिल्वर उसके पास ही जा रहा है। ये जब आपने पिछली बार बताया था तो इस बार अपना स्टेटमेंट क्यों चेंज किया आपने? नहीं, स्टेटमेंट चेंज नहीं किया मैंने। उसमें ये बताया, देखिए उसमें हो ये गया है कि जैसे सिल्वर जो है चाइना के पास क्या है, 60% है। 60% वो प्रोसेसिंग करता है। 15,000 मैट्रिक टन के आसपास का जो है प्रोसेसिंग है उसका, क्योंकि 25,000 मैट्रिक टन निकलता है, 60% वो प्रोसेसिंग करता है। अब क्या हो गया कि इसमें से 15,000 में से जो सिल्वर निकल रहा था, तो चीन और उसके जो कजाकिस्तान और रसिया जो है वो 5,300 मैट्रिक टन के आसपास निकलता है। बाकी जो है 6,000 मैट्रिक टन के आसपास जो है बाकी वर्ल्ड के अलग जगह से निकलता है। और जो 14,000 मैट्रिक टन जो सिल्वर है वो लैटिन अमेरिका वाले पोर्शन से निकलता है। लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको को मिलाकर ये यहाँ से निकलता है जो है 14,000 मैट्रिक टन। अब यहाँ पे पॉलिसी चेंज हो गई। यहाँ पे क्या था कि ये पहले लैटिन अमेरिका जो है सब चीन की झोली में था, लेकिन जो मॉनरो डॉक्ट्रिन के तहत, जो मॉनरो डॉक्ट्रिन का जो भाई बनाया ट्रंप ने, और जो वेनेजुएला के हेड को जो उठाकर लेकर गया, तो वहाँ के माइन पे अब बहुत मुश्किल है चीन का कब्जा जो है, जो कि अमेरिका ने साफ साफ कर दिया कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके प्रेसिडेंट को जब उठा के लेकर गया, तो उसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अमेरिका के अगेंस्ट चले जाए। और साथ में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हुई, 1 महीने में बहुत सारा एक्टिविटी। इकॉनमी तो यही है कि बदलता रहता है, इकॉनमी पल पल बदलता रहता है। तो उसके आ जाकर वहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक बैठक हुई। उसमें पहले हुआ कि 1,10,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया कि क्रिटिकल मिनरल्स रखे जाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में सिल्वर भी शामिल है। उसके बाद से एक क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक पूरे मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें 50 कंट्री के जो थे, हमारे यहाँ से एस जयशंकर भी गए हुए थे उसमें वहाँ जो स्टेट सेक्रेटरी हैं उसके, उन्होंने पूरा स्पीच हुआ वहाँ पे, और आपके वाइस प्रेसिडेंट का भी स्पीच हुआ। और उस पर क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर उसने जो चाइना जो कर रहा है उस पर चिंता जताई गई, और उसको दुरुस्त करने की बात की गई, और आपस में कोऑर्डिनेशन की बात किया गया। तो सिल्वर को लेकर जो तमाम चीज़ है वो चल रहा है। तो जो चाइना वाली जो बात हमने आपको तभी कहा था, वो तभी के सिचुएशन में था। अभी के सिचुएशन में अमेरिका की तरफ से काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो गया है, तो ये फैक्टर है। लेकिन अभी सिल्वर को लेकर जो भी मार है, अभी चीन के संघाई एक्सचेंज में तो है ही नहीं सिल्वर, वहाँ तो 315 मैट्रिक टन के आसपास पड़ा हुआ है, और 1,000 मैट्रिक टन के आसपास उसका एवरेज रहता था। तो 700-800 मैट्रिक टन कम है वहाँ।
अब वो सिल्वर जो है अगर आप चाहें तो कॉमेक्स से न्यूयॉर्क से जा सकता है, लेकिन वो जा नहीं रहा है। तो उसको आप समझिए कि अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के जो एक्सचेंज में है, हाँ। वहाँ तो 11-12 हज़ार मेट्रिक टन के आसपास पड़ा हुआ है जो है। हालांकि उसका भी ज़्यादा होता था लेकिन कम है। मतलब उसका भी 18,000 मेट्रिक टन के आसपास होता था, तो 50% कम है वहाँ पे। हाँ। लेकिन वहाँ अगर आप देखें 300 मेट्रिक टन है, 1000 होता था, वहाँ तो 70% कम है। तो 70% कम के लिए वहाँ सिल्वर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा रहा है। तो सिल्वर को लेकर अमेरिका का टाइटनेस यहाँ दिखता है। मैं हैरान रह जाती हूँ कि इतने आंकड़े आपको याद रहते कैसे हैं। मैं चाहती हूँ आप कमेंट भी कीजिए सर के लिए, और इतने आंकड़े आप याद रख पाते हैं क्या, वो भी मुझे आप कमेंट करके बताइए। अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट चर्चा आपसे कॉपर के ऊपर करूंगी, क्योंकि बाढ़ आई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स की, ऐसे एडवाइज़र की, ऐसे एक्सपर्ट्स की, जो ये कह रहे हैं कि कॉपर इज़ नेक्स्ट सिल्वर, और ये कहा जा रहा है कि अब आप अगला निवेश कॉपर में करना शुरू कीजिए। अब बड़ी बात ये है सर कि हम पहले भी क्योंकि चर्चा कर ही चुके हैं, गोल्ड सिल्वर ETF जनवरी 2026 जहाँ पर 33,503 करोड़ का निवेश तो हो गया, रिकॉर्ड्स तो बन गया, कॉपर ETF तो है नहीं हमारे पास, तो उसमें हम निवेश कर नहीं सकते। तो मतलब लोग ये कह रहे हैं कि कॉपर में निवेश करो करो करो, कॉपर तो अगला गोल्ड है, और दूसरी तरफ हाथ हमारे बंधे हुए हैं कि जी कॉपर में निवेश करें तो क्या करें। तो आपकी थियोरी क्या कहती है कॉपर को लेके, फ्यूचर आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई देता है, और इसमें आम आदमी क्या कर सकता है? ठीक है, कॉपर को लेकर पहले हम आपको बता दें कि जैसे कि सिल्वर है वो 17,500 मेट्रिक टन है सिल्वर। फिर डेटा, हाँ। गोल्ड जो है 2,56,000 मेट्रिक टन है। हाँ। कॉपर कितना है? कॉपर है 6.30 बिलियन मेट्रिक टन, मतलब 6 अरब 30 करोड़ माय गॉड। जो है, ये क्या कहते हैं, मेट्रिक टन कॉपर है। तो कॉपर प्रचुर मात्रा में। हाँ। और कॉपर निकला कितना है? कॉपर निकला है 700 मिलियन टन। तो यानी सिर्फ जो है 6.30 बिलियन है और 700 मिलियन टन निकला है। तो आप एक तरीके से देखें कि 10% निकला है। इतना कम हमने क्यों निकाला? और 90% कॉपर पड़ा हुआ है। ठीक, अब क्या है कि प्रचुर मात्रा में सिल्वर के, गोल्ड के साथ क्या है कि 2 लाख निकल गया है, 56,000 मेट्रिक टन पड़ा हुआ है माइन के अंदर। ये इसके साथ है कि 17 लाख निकल गया है, 5 लाख मेट्रिक टन पड़ा हुआ है, 30% पड़ा हुआ है। और उसमें भी देखिए आप जो है 20% 25% के आसपास पड़ा हुआ है, बाकी तो निकल गया है। लेकिन इसके साथ देखिए 90% पड़ा हुआ है कॉपर में। कॉपर जो है 90% ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है। अब कॉपर में बीच में क्या हो गया कि शॉर्टेज ये हो गया कि कॉपर में 2 बड़े माइन हैं उसके, जो है इंडोनेशिया का है और चिली का है। वहाँ नेचुरल क्लैमिटीज़ हो गया, कुछ लैंडस्लाइड हो गया, जो है मलबा वलबा भर गया, तो लोग मर गए उसमें से। तो वहाँ कामकाज रोक दिया गया। तो कामकाज जो रोक दिया गया तो कॉपर का डिमांड था और जो है ये शॉर्टेज हो गया वहाँ पे। और इस बीच क्या हो गया कि ट्रंप को लेकर अमेरिका डर गया कि जो है कॉपर पे वो टैरिफ लगा देगा बहुत जमकर। तो अमेरिका ने क्या किया कि बहुत ज़बरदस्त कॉपर खरीद लिया। तो चाइना का जो वेयर हाउस है वो खाली हो गया। वहाँ से जो है 14,50,000 मेट्रिक टन कॉपर आ गया अमेरिका। ठीक, चाइना का सिल्वर हाउस, कॉपर हाउस खाली। अब क्या हुआ कि ये जब हो गया, शॉर्टेज हो गया, तो भागा, उसमें थोड़ा सा रेट भागा, क्योंकि अगर शॉर्टेज हो जाएगा तो ये हो जाएगा। उसके बाद से ये माइन ठीक हो गया। अब चूंकि डिमांड जब बढ़ गया तो फिर मैं स्टडी कर रहा था 10, इस 2 माइंस को छोड़कर जो 10 टॉप माइन है उसमें से 9 माइन ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अपना प्रोडक्शन 10% तक बढ़ा दिया। एक ने सिर्फ 1 या 2% कम हुआ, बाकी सब ने बढ़ा दिया। तो प्रोडक्शन आ गया जमकर कॉपर का। अब कॉपर का ये हो गया कि जो लंदन का मेटल एक्सचेंज है, जो है न्यूयॉर्क का मेटल एक्सचेंज है और शंघाई का मेटल एक्सचेंज है, इसके पास इस समय पड़ा हुआ है 11 लाख टन कॉपर। और ये दिसंबर से, दिसंबर, जनवरी और फरवरी अभी चल ही रहा है, 5 लाख मेट्रिक टन कॉपर आ गया है। तो 6 लाख पहले पड़ा हुआ था, 5 लाख ये एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे। अब कॉपर हो गया प्रचुर मात्रा में। हाँ। दूसरा क्या हो गया कि अमेरिका में कॉपर इतना आ गया कि अमेरिका में जो है, जो वेयर हाउस ऑलरेडी उसने फुल कर रखा था, तो डेनवर और कहीं एक जगह 5,000 मेट्रिक टन कॉपर रखा है, और एक जगह जो है वो 20,000 मेट्रिक टन के आसपास रखा है। और एक था कि लंदन में जो आ रहा था
तो लंदन में पोर्ट में पड़ा हुआ था उसके इस पे, जब मैंने पहले लास्ट पढ़ा था तो वहाँ पे 27,000 मेट्रिक टन के आसपास कॉपर पड़ा हुआ था जिसको वेयर हाउस में लेकर जाना है। तो कॉपर प्रचुर मात्रा में आ चुका है। अब कॉपर में क्या हुआ कि बीच में अप्रैल के आसपास कॉपर के रेट को 4.4 पे स्मार्ट मनी घुसा और उसके बाद जाकर गया, और जाने के बाद एक बियर ट्रैप होता है जो गिराया जाता है आप लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को, तो वो बियर ट्रैप किया गया और बियर ट्रैप करने के बाद फिर अगस्त के आसपास फिर उसको बढ़ाया और उसको बढ़ाने के बाद इसको लेकर आ गया 6 के ऊपर लेकर चला गया, जो 13,000 टन के ऊपर चला गया जो है। तो अब जब ऊपर लेकर गया तो वहाँ पे 35% का रेज हो रहा था, जो स्मार्ट मनी जहाँ एंटर किया वहाँ से 35% का रेज हो रहा था। उसके बाद से अभी थोड़ा सा जो दिक्कत हुई तो थोड़ा सा रेट उसमें गिरा है। तो यहाँ कॉपर को लेकर माहौल तैयार होने लगा है। तो कॉपर को लेकर जब माहौल तैयार किया जाएगा तो क्या होगा कि भाई लोग यहाँ से भगाएंगे कॉपर को। तो 6 से लेकर जैसे 6.5 जाएंगे, 7 जाएंगे, तो जो है आपको 20-30% जब बढ़ जाएगा तो ये जो 35% जो था ये बढ़कर 60% के आसपास चला जाएगा, क्योंकि $4 के आसपास घुसा है। तो $4 का 60% रखिए, 6.40, 6.50 के आसपास अगर लेकर जाता है तो वहाँ से जब 6 से ऊपर बूम करेगा इसको तो लोगों को लगेगा कि भाई ये तो गोल्ड है, ये तो नया गोल्ड है। उसके बाद जाकर ऊपर भागेगा और ऊपर भागने के बाद वहाँ ऐसा पटकेगा लोगों को कि पता नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए सिल्वर के साथ क्या है कि सिल्वर है कम, शॉर्टेज तो चल ही रहा है, गोल्ड है महाकम, लेकिन आपको मैंने बताया कि इतना पड़ा हुआ है माइन के अंदर। हाँ। तो ये चीज़ का इसमें आपको बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी सुना रहे हैं, एल्युमिनियम की कहानी सुना रहे हैं कि एल्युमिनियम जो है 1880 के पहले मिलता नहीं था, उसका वो निकालने का तरीका हुआ नहीं था। तो एल्युमिनियम था रेयर, गोल्ड मिल रहा था, सिल्वर मिल रहा था, एल्युमिनियम नहीं मिल रहा था। तो क्या हुआ कि जो अमेरिका का जो बना है, जो मेमोरी वाला जो बनाया गया है उसमें एल्युमिनियम लगाया गया है वाशिंगटन में, क्योंकि एल्युमिनियम महंगा था गोल्ड से, तो इसलिए उसको प्रतिष्ठा के तौर पे एल्युमिनियम लगाया गया। एल्युमिनियम कभी गोल्ड से भी महंगा था? हाँ, नेपोलियन थर्ड जो है वो अपने तलवार पे एल्युमिनियम लगा के रखता था। उसके यहाँ जब खाना खाने के लिए जब लोगों को बैठाया जाता था हाँ। तो एल्युमिनियम के बर्तन पे दिया जाता था, गोल्ड के बर्तन पे नहीं दिया जाता था। किंग लोगों को, जो किंग आते थे, अगला किंग का जब फैमिली आए तो स्टेटस सिंबल था एल्युमिनियम। मतलब ये सब 1800 पहले नेपोलियन थर्ड के कालकाल में बता रहे हैं, 1800 समथिंग में। साइंस तो, नहीं पढ़ी थी उन लोगों ने। अब उसमें क्या हुआ कि एल्युमिनियम महंगा उसमें चूंकि मिल नहीं रहा था, तो लोग बोला भाई ये तो गोल्ड से महंगा है, गोल्ड तो मिल रहा है, एल्युमिनियम नहीं मिल रहा है। हाँ। उसके बाद 2 बंधु जो थे, 2 भाई, उसने टेक्नोलॉजी ईजाद कर दिया कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकलता है, कि कैसे निकाला जाएगा। उसके बाद पता चला कि एल्युमिनियम तो बिखरा हुआ है, तो मिट्टी की तरह है, उसके ऐसे एल्युमिनियम का कीमत देखिए अभी कहाँ है। तो उसी तरीके से कॉपर है, कॉपर प्रचुर मात्रा में है। तो भाई लोग उसको गोल्ड और सिल्वर समझने की गलती मत कर लीजिएगा, क्योंकि माइन से अगर खट से निकाल देगा तो ये हो जाएगा। अच्छा, उसके कॉपर के निकालने के चक्कर हो सकता है कि सिल्वर का शॉर्टेज रहा हो, सिल्वर में 1% बढ़ा है ना, सिल्वर में जो माइनिंग हुआ उसमें 1% की बढ़ोतरी हुई। हाँ। तो हो सकता है सिल्वर के चक्कर में भी कॉपर निकल गया होगा, क्योंकि कॉपर का बाई प्रोडक्ट है वो, हाँ। तो उसके कारण भी निकला होगा। इसलिए संभल कर चीज़ें करने का। उसके बाद भी अगर कोई निवेश करना चाहे, क्योंकि आपने भी कहा कि भाई लोग कॉपर का दाम तो बढ़ाएंगे, आप फिर ऊपर जाके ट्रैप करके वो नीचे कर दें, वो एक अलग बात है। कोई निवेश करना चाहे तो मन में हमेशा मेरे यही उत्सुकता रहती है जानने की कि मैं निवेश करूं कैसे, क्योंकि उसकी सिल्लियाँ खरीद के और ईंट खरीद के तो मैं रख नहीं सकती हूँ। कितनी रख पाऊंगी मैं? अगर मुझे ह्यूज अमाउंट चाहिए रिटर्न में, तो मुझे बड़ा ज़्यादा स्पेस भी चाहिए उसके लिए। सोने का तो है नहीं, इतना सा रख दिया, तो वो मैं काम कर नहीं सकती। ETF है नहीं, ऐसे कुछ फंड्स हैं क्या जो सिर्फ कॉपर को ही निर्धारित हो? नहीं, एक मेटल ETF है, उसमें आ जाएगा, कॉपर भी रहता है, सारे मेटल्स रहते हैं। हाँ। वो है। दूसरा आपका जो वो कंपनियों का शेयर है, उसका नाम नहीं बोलूँगा मैं, जो कॉपर में जो रहता है। हाँ। उस कंपनी को जानते होंगे लोग सब। तीसरा आपका हो गया फ्यूचर में है, जो कि हम सजेस्ट करेंगे नहीं। चौथा इंटरनेशनल में कॉपर का एक ETF है ऑलरेडी, तो इंटरनेशनल वाले में पूछ लीजिएगा, जो भी एक्सपर्ट होंगे उनसे पूछ लीजिएगा। तो यही एक तरीका है। चौथा है कि कॉपर खरीद के घर बना लो और उसका छत जैसे से महंगा हो तो छत बेचना, एक कमरा बेच दिया, और अगर सस्ता हो जाए तो सोचना कि घर बना हुआ है कॉपर का, तो ये कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो कोई ऐसा ज्ञान देता हो आपको मिले जो ये कहे कि कॉपर में निवेश कर लो, तो थोड़ा पहले दिमाग लगा लेना और ये सोच लेना कि निवेश के दूसरे बहुत तरीके हैं जहां हम निवेश कर सकते हैं। सबसे बेहतर आपके लिहाज से चलते चलते मैं ये समझना चाहती हूँ कि फिलहाल अगले 2 से 3 सालों के लिए अगर मैं समझूं तो निवेश का कौन सा एरिया, सेक्टर
या तरीका सबसे बेस्ट है? देखिए, जो इन्वेस्टमेंट के लिए हम टिप्स तो दे नहीं सकते, लेकिन जो खुद के लिए होता है कि शेयर बाज़ार जो है वो एवरग्रीन है, उसका कोई जवाब नहीं है, वो माइंड ब्लोइंग है। तो आप शेयर में रखिए, म्यूचुअल फंड में रखिए, ETF रखिए, ये 3 कर दिया आपने। थोड़ा सा बॉन्ड भी रख लीजिए, आपको मजबूती, थोड़ा सा स्थिरता चाहिए। फिर हल्का सा गोल्ड सिल्वर रख लीजिए जो है। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को बांट सकते हैं, क्योंकि पैसा एक जगह कभी किसी एक जगह पे नहीं रखना चाहिए। और तमाम चीज़, और ध्यान रखिएगा कि जो सिल्वर भले भाग गया हो, गोल्ड भले भाग गया हो, शेयर बाज़ार जो है वो किंग है, और किंग ऑलवेज किंग है, सोया हुआ किंग है। लेकिन जब जगेगा तो फिर ये मतलब उसमें धैर्य नहीं रखते ना लोग क्या करते हैं, उसमें बेच के निकल जाते हैं। सस्ते में मिल रहा है, सस्ते में जो चीज़ें मिल रही हैं उसको अभी एक्युमुलेट करने का होता है। 5 साल 10 साल आदमी को चाहिए तुरंत, आज लगाऊं कल पैसा भाग जाए। अभी तो सर 2 साल से रिटर्न नहीं दे रहा है। यही ऐसे ही देता है, नहीं देता है, 5 साल तक नहीं देगा रिटर्न। जब देगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन लोग धैर्य नहीं रख पाते, लोग निकल जाते हैं। लोगों को आ गई है कैसीनो खेलने का आदत, सट्टेबाजी। तो उसको लोग गोवा में जाइए, कैसीनो है मेरे घर के बगल में ही बहुत सारे कैसीनो हैं। हाँ, लाइन से हैं। हाँ, बल्कि आप नॉर्थ गोवा में है ना? हाँ, नॉर्थ गोवा में। नॉर्थ गोवा में मेरा जो है पंजिम में है, डोनापोला में। हाँ, और वहाँ पे मेरे सोसाइटी में 2 बड़े कैसीनो के मालिक जो है, मेरे वाले उसमें सारे तोप लोग रहते हैं। अच्छा। तो उसमें 2 कैसीनो के मालिक हैं रहते हैं। आप भी तोप ही हैं सर। और उसमें से एक फिल्म एक्ट्रेस भी है। अच्छा। वो एक फिल्म की एक्ट्रेस है। हाँ। वो एक कैसीनो की मालकिन है 50%, तो वो भी रहती है, और 2 कैसीनो का मालिक भी रहता है। तो आप इंटरव्यू करिए ना सर उनका कभी। और छोड़ दीजिए। हाँ। मेरे ही सोसाइटी में जो ये होते हैं, जो ताश वाले जो होते हैं, पोकर्स। हाँ, हाँ। पोकर का जो हेड है, जो पोकर का जो कोई साइट बना हुआ है, उसका मालिक रहता है। और एक पोकर का जो इंडिया का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो भी रहता है। तो वो सब मिलता रहता है सब में। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि उन लोगों को प्रॉफिट कोई बहुत धांसू हो रहा है। जो कैसीनो वाले हैं उनको कमाई होती है। जब उनसे हम पूछते हैं कि भैया कमाई किसको होता है आपके यहाँ खेलने, बोला कि खेलने वाला कभी नहीं कमाता है, जो चलाता है वो कमाता है। तो मालिक कमाता है, बाकी लोग आता है गंवाने के लिए। तो उसी तरीके से शेयर बाजार, सिल्वर, गोल्ड, इसमें जो सट्टेबाजी करने के लिए आएगा, जो कैसीनो की तरह समझेगा इसको, वो गंवा के जाएगा। जो इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे समझेगा, लंबे समय के लिए लगे रहेगा, वो कमा के जाएगा। यही एक रूल है। तो ये आपको पता चल गया कि गोवा के एकदम बीचों बीच में पणजी में सर बैठे हुए हैं, और जितने दिन वो दिल्ली में थे हमने उनको हर बार पकड़ के और आपके सामने उनका जो ज्ञान था वो पूरा निचोड़ दिया। अब सर वापस चले जाएंगे गोवा, तो वहाँ से फिर कैसे आपसे बात हो पाएगी? फिर जूम के जरिए। जूम के जरिए। आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं सर का, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। आप जितना कमेंट करेंगे उतना ही हमारे लिए आसान हो जाएगा सर को उधर जूम पे बिठा पाना, वरना मैं जानती हूँ कि फिर तो बहाना बनाना आसान हो जाएगा ना जब गोवा चले जाएंगे आप। ऐसा तो नहीं होगा ना, वादा आप करके जाइए? नहीं, बिल्कुल जाएंगे। और दूसरी बात की एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि ये लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का ही असर होता है कि पणजी में घर बन पाता है। हम गोवा के उस इलाके में है जो सबसे सुपर पॉश इलाका है, वो सिर्फ आपको जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग करके ही दे सकता है। क्योंकि आप जान लीजिए, मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ उसमें एक व्यक्ति हैं जर्मनी में, उनका मकान उस जगह पे है जहाँ पे ऑडी, BMW और एक बड़ा परफ्यूम है, उनके मालिक का मकान है। तो उसके साथ है एक मेरा जो नेक्स्ट डोर जो पड़ोसी है, उसका ज्यूरिक में 45 कोठियाँ हैं स्विट्जरलैंड में। तो इस तरह के लोग रहते हैं। तो वो जो एक ड्रीम है वो कंपाउंडिंग से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर और जब सब लोग जब डरे तब पैसे लगाइए और उसके बाद कमाइए। जब सब लोग खरीदे तो चुपचाप बैठ जाइए, चुपचाप इंतजार कीजिए उन लोगों को भीड़ को हटने का। जैसे जाते हैं भैया ट्रेन में भीड़ रह जाती है तो नहीं चढ़ते हैं ना, उसी तरीके से भीड़ से दूर रहिए और जब ठंडा रहे तब कमाइए, तभी कमा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। पड़ोसियों का हाल सर ने आपको बता दिया, सर का हाल मैं आपको बता देती हूँ। नोएडा में भी सर का घर है, पणजी में है वो तो उन्होंने खुद ही आपको बता दिया। पोर्टफोलियो के बारे में वो बीच बीच में आपको बताते ही रहते हैं, लेकिन कुल मिला के यही है लब्बो लुबाब कि ये सारा कुछ कंपाउंडिंग से ही होता है। चाहे सर का हुआ है या उनके पड़ोसियों का हुआ है, ये सारी अथाह संपत्ति कंपाउंडिंग के दम से ही आती है। ये बीच बीच में
निवेश करके कभी इधर चले जाना उधर चले जाना, सोना चांदी इससे नहीं आती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आपका, न सिर्फ आज के पॉडकास्ट के लिए बल्कि आपने ये जो वादा दिया है गोवा जाने के पहले कि आप वहां से जूम के जरिए जुड़ेंगे हमारे साथ, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। थैंक यू।